हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं बीजेपी पर वीडियो, बहुत कमाल के। अगर आपको पसंद आए तो भाई एक लाइक वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। आप तो करते हैं स्टार्ट। साल 1984 एक वक्त था जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में केवल 2 ही सीटें नसीब हुई थी। इसके ऑपोजिट कांग्रेस 426 सीट्स लेकर मेजॉरिटी पर बैठी हुई थी। तब ऑपोजिशन में बैठने वाली बीजेपी के पास ना तो कोई खास रिप्रेजेंटेशन था और ना ही वो जानते थे कि किस्मत कुछ यूं पलटेगी कि कभी वो मेजॉरिटी पर बैठे होंगे और कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस तक के लिए संघर्ष कर रही होगी। साल 2014 में जब कांग्रेस के डाउनफॉल के बाद बीजेपी ने सत्ता संभाली तो न केवल उन्हें 282 सीट्स मिली बल्कि पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय पीएम की गद्दी मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन 30 सालों में बीजेपी ऐसा क्या बदलने में सक्सेसफुल हो पाई कि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी पर अपने भरोसे की मोहर लगा दी। कैसे बीजेपी जमीन से आसमान तक का मुकाम हासिल कर पाई और कैसे ये केवल देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी में से एक बन पाई, चलिए जानते हैं। बीजेपी का आडवाणी अटल युग से मोदी के राज तक का सफर भले ही आपको आसान लगे, लेकिन इस पार्टी की सक्सेस का सफर दशकों का रहा है। इसकी शुरुआत 1980 में नहीं बल्कि 1951 में शुरू हुई थी, जब फ्रीडम फाइटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जी हाँ, जनसंघ। बीजेपी नाम तब देश की राजनीति में दूर दूर तक नहीं था। हाँ, लेकिन जनसंघ को इसलिए बनाया गया ताकि इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस के बढ़ते डोमिनेंस को कम किया जा सके और एटलीस्ट लोगों के सामने एक दूसरा पॉलिटिकल ओपिनियन तो हो। इसके अलावा पार्टी की खासियत यह भी थी कि इसकी आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई थी और इसी एजेंडे पर चलकर ये सत्ता हासिल करने को ही अपना लक्ष्य मानती थी। कमाल की बात तो ये थी कि इस पार्टी को आरएसएस का सपोर्ट था और इसीलिए मीडिया में इसे आरएसएस के राजनीतिक मंच के रूप में पेश किया जाता था। शुरुआत से ही जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला था वो काबिले तारीफ था। ये पार्टी अक्सर कश्मीर मुद्दे से लेकर मुस्लिम मेजॉरिटी के सपोर्ट को लेकर कांग्रेस को घेरती नजर आती थी, लेकिन 1953 में ये सब कुछ तब रुक गया जब कश्मीर में एंट्री करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अगले महीने ही श्रीनगर में उनकी मौत हो गई। इनके जाने के बाद जनसंघ की कमान आई दीनदयाल उपाध्याय के हाथ, जो 1967 तक जनसंघ के महासचिव भी बने रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी अचीवमेंट्स भी हासिल की और लोकसभा में कुछ सीट्स भी जीती, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो पॉलिटिकल शतरंज के बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए। हाँ, लेकिन ले देकर एक अच्छी चीज जरूर हुई, वो ये कि जनसंघ की राजनीति में 2 शानदार लीडर्स की एंट्री हुई। ये शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। आने वाले सालों में इन दोनों नेताओं ने जनसंघ को बहुत कुछ दिया और पार्टी को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गए जिसकी जनसंघ को उम्मीद भी नहीं थी। सबसे पहले 1968 में वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान इस पार्टी की 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी: पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस की समाप्ति। वो इन डिमांड्स को पूरा तो बहुत जल्दी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि इसके ऑपोजिट इस बीच एक नई हवा देश में चली और वो हवा थी इंदिरा गांधी के नाम की। कांग्रेस की कठपुतली कहलाने से लेकर ये इतनी इन्फ्लुएंशियल लेडी बनकर सामने आई कि कुछ ही सालों में जनता की चहेती बन गई। इनके राज में पॉलिटिकल मेजॉरिटी केवल कांग्रेस के हाथों में रही और जनसंघ का नाम कहीं दबकर रह गया। खैर, ये भी जल्द बदला जब इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की जगह एक तानाशाह बनना शुरू कर दिया। सत्ता इलेक्शन फ्रॉड में पकड़े जाने के बाद सत्ता खोने के डर से उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी और इसका अपोज करने वाले सभी लीडर्स को जेल में बंद कर दिया। इस दौरान जनसंघ एक्टिव होकर इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ा और नतीजा ये निकला कि उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। उन्होंने हालांकि जेल से भी विरोध करना नहीं छोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जब 1977 में इमरजेंसी हटाई गई तब ही ये लीडर्स बाहर आ पाए और इसके बाद शुरू हुई देश में इंडियन इलेक्शंस की टक्कर। इंदिरा गांधी की तानाशाही से तो लोग पहले से ही नाराज थे, इसलिए 1977 में जनसंघ के जीतने की उम्मीद बंधी। इस पार्टी ने तब कई सारे ग्रुप्स के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसमें मोरारजी देसाई को देश का पीएम चुना गया, लाल कृष्ण आडवाणी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्रालय मिला। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनसंघ के नेताओं की कामयाबी को अच्छी उड़ान मिल चुकी थी, लेकिन इसे धक्का 1979 में मिला जब इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया ये पार्टियों का गठबंधन फेल होने लगा और सरकार गिर गई। अगर आप सोच रहे हैं कि भला ऐसा क्यों, कब और कैसे हुआ, तो जरा आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, जनता पार्टी कई पार्टी से मिलकर बनी थी, इसलिए प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस के खिलाफ सभी दल तो एक थे, लेकिन आपस में खींचतान चलती रहती थी। ये लड़ाई ईगो क्लैश की तो थी, साथ ही विचारधारा की भी थी।
इसलिए ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिससे सभी पार्टीज में दूरी आती चली गई। और इनमें सबसे बड़े चोट तब आई जब जनता पार्टी के अंदर नेता मधु लिमये ने ये मांग रख दी कि अगर कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है तो उसे पार्टी के बाहर कर दिया जाएगा। दोहरी नागरिकता का मतलब यहाँ पार्टी के साथ आरएसएस का सदस्य होना था। कुल मिलाकर जनता पार्टी का साफ कहना था कि जो पार्टी में रहेगा वो आरएसएस से दूर रहेगा। इसका पहला तो जनसंघ के नेताओं ने काफी विरोध किया, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही क्या था। इसी बीच 1980 में लोकसभा इलेक्शन हुए। नेताओं में इंटरनल झगड़ा साफ नजर आ रहा था, लेकिन इससे पहले ये सब ठीक हो पाता उससे पहले नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस इलेक्शन में जहां जनता दल को सिर्फ 31 सीटों पर जीत मिली, वहीं इस हार के लिए जनसंघ के नेताओं को कोसा जाने लगा। आखिरकार इन रिजल्ट ये आया कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को जनता पार्टी से निकाल दिया गया। ले देकर इन सभी नेताओं ने 5 अप्रैल 1980 को एक साथ बैठक की और 6 अप्रैल को नई पार्टी का ऐलान कर दिया। ये पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, वही बीजेपी जो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से एक बनकर बैठी है। बीजेपी के फाउंडेशन डलते ही इसका सबसे पहला प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया, जिन्होंने 6 दिसंबर 1980 को बीजेपी के पहले अधिवेशन में भाषण देते हुए ये कहा था कि भाजपा का अध्यक्ष पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं जिम्मेदारी है, प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सपोर्ट से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। अपनी इसी भाषण में उन्होंने आखिरी में कहा था, मैं भारत के इस वेस्टर्न घाट पर खड़े होकर भविष्यवाणी करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उस वक्त ये पार्टी नई थी और लोगों ने इसे एक इन्फ्लुएंशियल पार्टी की तरह इमेजिन नहीं किया था। इसलिए तब कौन जानता था कि एक दिन अटल जी की ये बात सच होगी। लेकिन आज जब हम पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि उनके ये शब्द कितने सच्चे थे। खैर, इसी सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी पार्टी की टैगलाइन गांधीवादी समाजवाद चुनी। तब पार्टी पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का असर दिखता था। खुद वाजपेयी जी भी तब हिंदुत्व, आरएसएस जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि उनका पूरा फोकस जेपी की संपूर्ण क्रांति के आसपास होता था। 1984 के इलेक्शंस में भी बीजेपी का फोकस इसी तरफ था। एक तरफ तो ये बीजेपी के लिए उसका पहला चुनाव था, वहीं दूसरी तरफ उस वक्त अयोध्या मुद्दा गरमाया हुआ था। हिंदूवादी संगठनों ने बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक राम जानकी यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उनके समर्थक बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे। 31 अक्टूबर को यह यात्रा दिल्ली पहुंचती है और बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन उसी दिन सुबह पीएम इंदिरा गांधी को मार दिया गया। उनकी मौत से देश में शोक छा गया। अभी तक जो माहौल चुनाव का था वो बस दुख के सन्नाटे में बदल गया। जो लोग इंदिरा गांधी से जुड़ाव महसूस करते थे, उन्हें गांधी परिवार के साथ हुई घटना से काफी दुख पहुंचा और इसी का नतीजा ये निकला कि चुनाव का पासा बदल गया। 10-20 जो वोट बीजेपी को मिलती थी कांग्रेस के हिस्से आ गई और 404 के आंकड़े के साथ कांग्रेस को लैंडमार्क सीटें मिली। इनके ऑपोजिट जनता पार्टी के पास मात्र 10 सीटें आई, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 पर ही सिमटना पड़ा। ये सीटें आंध्र प्रदेश की नांदयाल और गुजरात की मेहसाणा से थी। आलम तो ये था कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट पर माधव राय सिंधिया से चुनाव हार गए थे। इतनी बड़ी हार के बाद लालकृष्ण आडवाणी तक ने ये कहा था, ये लोकसभा का नहीं बल्कि शोक सभा का चुनाव था, इसलिए ऐसा परिणाम आया। अब ये रीजन चाहे जो भी रहा हो, फैक्ट तो यही था कि बीजेपी जनता का विश्वास जीतने में नाकाम थी। इसलिए इन्हीं हार के कारणों को खोजने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई और जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो पार्टी को पता चल गया था कि गांधीवादी समाजवाद व नेहरूवियन साइंटिफिक टेम्परामेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक अलग विचारधारा को पकड़ना होगा। इसके बाद तो आडवाणी अध्यक्ष बने और वो कट्टर हिंदुत्व के जरिए पार्टी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सक्सेसफुल हो पाए। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर वो मोमेंट या इंसिडेंट कौन सा रहा होगा जिसने बीजेपी को एक परफेक्ट ऑपोजिशन बनने में मदद की होगी, तो बता दें कि ये मामला था अयोध्या राम मंदिर का, जिससे बीजेपी को, नॉर्थ इंडिया बीजेपी को बढ़त मिलने लगी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार गिरावट आने लगी। यही कारण है कि 1989 के आम चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली। सिर्फ कुछ ही सालों में बीजेपी की ऐसी जीत सिंबलाइज कर रही थी कि लोगों के बीच ये पार्टी लोकप्रिय हो रही है और लोगों को इन पर भरोसा है। इसी का नतीजा भी रहा कि 1991 के चुनाव में ये संख्या 120 पहुंच गई। इन 2 सालों के अंदर में पार्टी का वोट बैंक 11% से 20.1% पहुंच गया। ये वो दौर था जब बीजेपी के संगठन में अटल बनाम आडवाणी के चर्चे होने लगे थे।
खैर, बीजेपी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए गठजोड़ को सीढ़ी बनाया और इसके लिए अटल का चेहरा सामने किया गया। इसके बाद साल आया 1996, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें आई और ये पहली बार था जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसे स्वीकार भी किया गया, लेकिन 13 दिन में ही सरकार गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम पद छोड़ना पड़ा। वाजपेयी ने इस्तीफा की घोषणा से पहले लोकसभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। दूरदर्शन के इतिहास में पहली बार किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाइव दिखाया गया। वाजपेयी ने भविष्यवाणी की कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं बनेगी और कमाल तो देखो, उनकी ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। इसके बाद 1998 में भी मिडिल टर्म चुनाव हुए और चुनाव में पार्टी को 182 सीटें मिली। इस बार एनडीए का गठन हुआ और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई, मगर 13 महीने बाद ये सरकार भी गिर गई। कहते हैं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सोनिया गांधी और जयललिता की चाय पर मीटिंग कराई और जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में सिर्फ एक वोट से बीजेपी सरकार गिर गई। कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार तो बन रही थी, मगर इंडियन पॉलिटिकल की इंस्टेबिलिटी उन पर भारी पड़ रही थी और इसी का रिजल्ट भी रहा कि 2 बार उनकी सरकार बनी और गिरी। लेकिन सरकार गिरने का यह मामला थमा 1999 के चुनाव में, जब बीजेपी ने तमाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 270 सीटें जीती। इसमें बीजेपी की 182 सीटें थी। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार पीएम बने। इस बार उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा भी किया। वाजपेयी सरकार के इस कार्यकाल में राज्यों में बीजेपी का तेजी से विस्तार हुआ। 2002 में गुजरात के अलावा 2003 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। इसी को ध्यान में रखते हुए वो 2004 में भी जीतना चाहते थे। इससे पहले उनकी सरकार हालांकि गठबंधन वाली थी, लेकिन अब वो चाहते थे कि मेजॉरिटी, इसलिए बीजेपी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंडिया शाइन का नारा भी दिया। लेकिन पार्टी के लिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उल्टा ही साबित हुआ। 2004 के चुनाव में पार्टी पूरी तरह हारी। बीजेपी को 136 सीटें मिली और कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनती है। 2004 की हार एक तरह से अटल के राजनीतिक जीवन को खत्म करने वाली साबित हुई। हार के बाद आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बनने के साथ ही नेता विपक्ष भी बने। वाजपेयी जी ने ऐलान कर दिया कि आडवाणी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आडवाणी की अगुवाई में पार्टी सवालों से घिरने लगी। पहले उमा भारती ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए और पार्टी से निकल गई। फिर जिन्ना की मजार में जाकर आडवाणी उन्हें धर्मनिरपेक्ष नेता बता आए। आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा। राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष बने। 2009 में आडवाणी ही पीएम उम्मीदवार बने, लेकिन बीजेपी न सिर्फ चुनाव हारी बल्कि सीटें 112 तक सिमट गई। आडवाणी नाकाम होकर पीएम इन वोटिंग का खिताब पा चुके थे। लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में जेटली विपक्ष के नेता बनाए जा चुके थे। एक तरह से बीजेपी ने ये अटल आडवाणी युग की समाप्ति की। आडवाणी के कमजोर पड़ते ही बीजेपी में सत्ता के कई केंद्र दिखने लगे। इस बीच करप्शन के आरोप लगने के कारण गडकरी को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। गडकरी की जगह राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। इधर 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगा दी। अब उनकी नजर दिल्ली पर थी। 2013 में गोवा अधिवेशन में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की घोषणा कर दी। फिर आडवाणी की जाहिर आपत्तियों के बावजूद मोदी को बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट बनाया। 2014 के चुनावों के लिए मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, अच्छे दिनों के वादे किए, सबका साथ सबके विकास की बात कही गई। मोदी ने देश से 300 से अधिक सीटें मांगी। देश ने 300 तो नहीं, लेकिन 282 सीटें देकर 1984 के बाद फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना। 2 पार्टी वाली बीजेपी 2014 में अकेले दम पर सत्ता बनाने की ताकत वाली हो गई। मोदी ने एक बार फिर करिश्माई नेतृत्व की ताकत को सच किया। ब्रांड मोदी ने बीजेपी को वो दिया जो अटल आडवाणी की जोड़ी भी नहीं दे पाई। चुनावों में जीत के बाद पीएम बने मोदी ने कहा कि इस जीत के कैप्टन राजनाथ सिंह थे और मैन ऑफ द मैच अमित शाह। ये एक तरह से बीजेपी में मोदी शाह युग की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर पार्टी ने कई सक्सेसफुल पारियां देखी और शायद कई देखना बाकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2014 के चुनावों के बाद भी मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ चलता जा रहा है। उन्होंने न केवल नॉर्थ बेल्ट बल्कि पूरे देश में ऐसी धाक बनाई है कि कांग्रेस को अपनी वापसी करने में अब भी मुश्किल हो रही है। साल 2019 के इलेक्शन में भी कांग्रेस केवल 52 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 303 पार थी। इसी का नतीजा है कि आज अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से भारत का नक्शा देखें तो तस्वीर भगवा नजर आती है। लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 में ये इमेज बदलेगी। देश को एक नया पीएम देखने को मिलेगा और शायद मोदी जी का टर्म खत्म होगा। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि बीजेपी अब सत्ता से कभी नहीं जाने वाली।
ये आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद इलेक्शन होगा ही नहीं। चलिए जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखो ना भाई, जब एक इतिहास बनता है ना तो स्टार आपको मतलब कि स्टार में आपको कम ही चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अब बीजेपी पार्टी थी भाई, स्टार से 2 सीटें 4 सीटें, लेकिन इस पार्टी में भाई स्टार से ऐसे ऐसे लोग या ऐसे ऐसे बंदे आए ना जो कि आगे मुल्क का उन्होंने काफ़ी सोचा है। एक मुल्क के लिए उन्होंने मतलब कि जो बातें किया या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए किया था ना, इस बेस पर ही भाई उन्होंने मतलब कि आगे बढ़ते गए और इतनी बड़ी पार्टी बन गई। यहाँ तक कि अब देख लो 2025 है और पीछे जितनी एक स्ट्रगल हुई, लेकिन इसमें यार जो भी मतलब के बंदे आए थे ना, सबसे बेस्ट अटल जी थे। उन्होंने बहुत मतलब कि बहुत सारी एक स्ट्रगल की थी पार्टी में। यहाँ तक कि पार्टी बनती थी, हुकूमत बनती थी, 14 दिन बाद हुकूमत गिर गई, वो भी 3 दफ़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत उन्होंने कभी भी नहीं हारी। यहाँ तक कि अभी उनके साथ मतलब कि जो कॉन्फिडेंस आया था नो मोशन वाला, उसमें भी भाई 1 सीट 1 वोट से वो हार गए थे। लेकिन उन्होंने भाई हुकूमत छोड़ दी थी और अपने देश को फिर भी वो अच्छा मैसेज देकर गए थे। तो अभी भी देख लो यार, बीजेपी पार्टी कितनी बहुत बड़ी है, बहुत इसमें बंदे वीडियो यार बड़ी अच्छी थी। आप ये देखे बीजेपी ने भाई स्ट्रगल कितनी की है, कितने सालों से वो आ रहे थे। आखिरकार 2014 में आके मोदी साहब आए, ऐसा मोड आया कि भाई उसके बाद अब तक मोदी सरकार ही है और उन्होंने भाई इतने इतने अच्छे काम किए। भाई रहेगी जो वीडियो में एंड पे बताया कि भी अगले इलेक्शन में क्या बनेगा, भाई मोदी सरकार ही रहेगी। हमारा मानना तो ये है, क्योंकि भाई इंडिया को उन्होंने फुली चेंज कर दिया है। आए दिन भाई वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ डेवलपमेंट वाली हुई होती है, खुद जाते हैं भाई और सबके साथ फ्रेंडली है। ये नहीं है कि उनमें कोई एटीट्यूड है प्राइम मिनिस्टर वाला या कोई होता है बंदे में पीएम है एटीट्यूड में रहेंगे। सिक्योरिटी होती है भाई, एक मुल्क का है भाई, सदर है, मुल्क चला रहा है, उसकी सिक्योरिटी तो होगी उसके साथ। कुछ बंदे हैं वो बोलते हैं इतनी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं ऐसा वैसा, पर भाई उसने अपना मुल्क जो है ना बहुत संवारा है। और बीजेपी का भाई आके तकदीर बदलने वाला भाई मोदी साहब है। बिल्कुल यार, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि जो एक भाई ने बताया है ना कि एक हिस्ट्री पूरी उन्होंने बीजेपी की बता दिया है। क्योंकि हम पीछे चले जाए ना 60-70 की तिहाई में या तब से लेकर देखा जाए, जो कांग्रेस सरकार है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस वक्त दूसरी पार्टी का आना एक कोई मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उनका एक नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ये कि जब एक बंदा अपनी हद से बढ़ जाता है ना, तब थोड़ी चीज़ें ख़राब होती है। जैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई या अपनी अपोजिशन पार्टी को उन्होंने पकड़ दकड़ करके अंदर डाल दिया, तब थोड़ा सा उनका डाउनफॉल आया है। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के पास जो उनका नैरेटिव था ना वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग रखा। लेकिन ये कि जब आगे आए तो तब एक इंदिरा गांधी जी, उनको एक जब गोली लगी है उस वक़्त 10 सीटें भी नहीं बीजेपी की आई थी। और उस वक़्त जो बीजेपी के एक लीडर थे ना, उन्होंने सही बात की थी कि ये जितनी भी एक वोटिंग उनको हुई है, जितनी भी उन्होंने सीटें ली है ना, ये एक इमोशनली तौर पर ली गई हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको गोली लगी, एक ऊपर से वोट हुए, वो सारी सीटें उनकी तरफ चलेगी। ठीक है, उन्होंने भी अपने देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। जो कांग्रेस सरकार है पीछे, उन्होंने भी ठीक किए हैं। लेकिन ये कि एक वाजपेयी जी की बात की जाए ना यार, जो भी उनकी एक बातें सुनता है, उनकी हिस्ट्री जानता है या उनके बारे में जानता है, वो उनके बहुत बड़े फ़ैन है। क्योंकि उनके जैसा बंदा एक इंडिया को नहीं मिला, चाहे जो भी है ना। उनकी वो बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उन्होंने बोला था सरकारें आती रहेंगी गिरती रहेंगी, लेकिन फिर भी हम है ना अपने देश को आगे देखना चाहते हैं। जब एक सीट से वो हारे थे, वो वाली बात काफ़ी ज़्यादा एक उनकी वायरल है। या वो उन्होंने जो एक बीजेपी के लिए एक नारा दिया था। लेकिन अब तो यार देखें, अब तीसरी बार है पीएम मोदी हैं, अब ये इनका नैरेटिव से हटकर वो काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। इंडिया का ओवरऑल देख लें, पूरा नक्शा बदल गया, एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, पूरी दुनिया में पीएम मोदी का नाम है। यही चीज़ें हैं कि वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, एक आगे जाकर भी और एक इंडिया के अंदर रहकर भी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में यार ये चीज़ें जो है ना ये सही नहीं है कि जब एक बंदा अपना सीएम बन जाता है ना तो भाई पीछे से
टांगे खींचने वाले जो है ना वो बहुत होते हैं। कोई इधर से रोप लगा देता है, कोई इधर से रोप लगा देता है। भाई जिसको ऊपर वाला इज्जत देता है, आप उसके दुश्मन हैं, आप उसको क्या करेंगे? वही बात है जैसे वो इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, ठीक है, वो उसके किसी आपने तो मारा नहीं होगा, अगर आपने ने मारा होता तो फिर ही पता चलता है। यार ये देखें कि पॉलिटिक्स में ऐसी अगर कोई भी घटना होती है तो भाई उसका पता ही नहीं चलता ये इस बंदे को गोली किसने मारी है। तो ये चीज़ें जो है ना भाई, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एक साफ और शिफाफ होनी चाहिए, ठीक है। इधर हमारे मुल्क में तो बेड़ा गर्क है, इधर तो बिल्कुल ही ना नामो निशान दूर दूर तक नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो क्लियर हो। क्लियर वाला तो काम ही ख़त्म हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना मेरा भाई, ये अगर ऐसे ही चलती रही तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ये हर बेड़ा गर्क होगा। अगर ये साफ और शफाफ होंगी तो तभी मुल्क तरक्की करेगा। ये देखे जैसे मोदी साहब जब से आए हैं तो भाई इंडिया का आप म्यार देख लें कहाँ से कहाँ चली गई है। तो पहले कभी 15 दिनों में अपना हुकूमत गिर गई है, कभी 12 दिनों में गिर गई, कभी 13 दिनों में गिर गई है। तो यही बात होनी है भाई, जब आप एक चीज़ पे पूरा इत्मीनान एक बंदे पे करेंगे, एक बंदे को पूरा अपना देंगे टाइम, वो भाई आपके लिए अच्छा ही करेगा। ऐसे ही है। इस तरह ही है भाई, जब एक आदमी को भाई आगे लेकर आते हैं ना तो उसे देखो तो सही वो करता क्या है। लेकिन भाई अब जब से मोदी साहब ही आए हैं गए, उसने भाई काम अच्छे किए हैं, लेकिन वो भाई अब मेरे ख्याल में दूसरी की तीसरी दफ़ा होगी वही तीसरी दफ़ा भाई वही पीएम बन रहा है गया। तो भाई उसने भी काम भी इतने अच्छे किए हैं कि उसे भाई आवाम को ज़रूरत क्या है उसको वोट ना दे। भाई उन्होंने वोट उसको दिए, उसको आगे लेकर आते हैं। लेकिन अब भाई वीडियो में बता रहे कि इस दफ़ा देखेंगे किसको लेना है। तो भाई देखना क्या है, मोदी साहब ने काम इतने अच्छे कर दिए, वो मोदी साहब को आगे लेकर आएंगे। लेकिन भाई मोदी साहब ने जो इंडिया का नक्शा चेंज किया है ना, वो उसने भाई एक मिसाल कायम कर दी है कि उसने बता दिया है कि सीएम या अपना पीएम साहब और ना उसका काम क्या है। उसने भाई बता दिया है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या बेशक उसने सिर्फ ऑर्डर ही करना है कि ये करना है क्या, बाकी काम तो आगे दूसरे आदमियों ने करना है, ये करवाना है ना, उसने सिर्फ इशारा ही करना है। लेकिन भाई उसने एक दफा बता दिया है कि क्या भूल नहीं गए भाई क्या आप यार हमना भाई उसने एक दफा अपनी हुकूमत की याद आ, उसने भाई नक्शे चेंज करके रख दिया है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी की बात करें ना तो जब इमरजेंसी लगी थी ना, ये जो एरा था ना वहाँ पे उस वक़्त जो गुरुद्वारा था ना एक गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे कोई सीन इस तरह के हुए थे जो कि मतलब एक जो है ना वो मतलब वहाँ के जो ज़ाहिर बात है जो रेलिवेंट लोग हैं उनको नहीं अच्छे लगे, तो इस तरह करके जो सीन उसके साथ हुआ ना, तो वो चीज़ें उसी एक कम्युनिटी से रेलिवेंट या जो है ना वो लोगों ने ये सीन किया या मतलब वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उसके अलावा ये एक चीज़ तो भाई मानने वाली है कि कांग्रेस के पास बहुत रूज रहा है 400 पार जो एक रियलिटी में देखी गई है ना, क्योंकि इस दफ़ा बीजेपी का भी नारा था कि भाई 400 पार करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के पास एक टाइम के ऊपर भाई 404 सीटें रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ना तो भाई ये एक बहुत जमहूरियत का हुस्न भी यही है। देखो ना जितनी अपोजिशन मजबूत होगी उतना आपका मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि अपोजिशन ने एक पॉइंट आउट करनी है जो चीज़ें जो है ना मतलब ठीक नहीं होगी। अपोजिशन का मतलब भी यही होता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो चलती आ रही हैं और चलती जाएंगी, और उस दौरान देख लो उन्होंने भाई मुल्क का नुकसान नहीं किया। पॉलिटिक्स में ये चीज़ें ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ होती है आप अपनी इंतजामिया को किस हद तक मजबूत बनाते हैं, अपने अदारों को किस हद तक मजबूत बनाते हैं, ये चीज़ें देखने वाली होती है। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दौर में भी भाई एक जो मुआशी हवाले से जो इंडिया ने तरक्की की है ना, जो एक सही एक मुआशत को मजबूत किया गया है, या जो एक सही जिसको कहते हैं कि एक बेस बनी है एक मुआशत की, तो वो भाई उनके दौर में बनी। उसके बाद जब पीएम मोदी का दौर है मुआशी तौर पे तो चीज़ें काफ़ी हाथ में आ गई थी, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अभी जो है ना वो मतलब उस हद तक नहीं ग्रो कर रही थी। लेकिन वो भी आज जैसे वो भाई है उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ लेके चले हैं। मुआशत के साथ साथ उन्होंने भाई अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया, और जो एक रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना जो मतलब आवाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए उन्होंने भाई स्टेप लिए हैं। बाकी पीछे अगर देखा जाए तो भाई बीजेपी ने काफ़ी एक मेहनत की। अटल जी की अगर बात करें तो उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा एक अप डाउन देखे हैं एक अपनी पार्टी के ऊपर, एक शुरू से लेकर उन्होंने बनाई, फिर दरमियान में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल। लेकिन
वो बेनजीर की तरह जिस तरह वो उसके साथ वो सीन हुआ, तो भाई ये एक इमोशनली वोट, सेंटिमेंटल वोट जो है ना वो पड़ते ही पड़ता है दूसरी पार्टी को, तो वो एक दफा हुकूमत आनी होती है, तो वो सेम टू सेम हो गया। लेकिन आगे भाई आगे कांग्रेस बिखरी जरूर है, लेकिन इस दफा भाई उन्होंने 100 सीटें निकाली जरूर हैं, और आगे जो इलेक्शन आएगा उसमें जो मतलब पता चलेगा कि कौन किस हद तक जो है ना वो चीजें करता है। लेकिन उस हद तक देखा जाए तो भाई बहुत एक अच्छे तरीके से बीजेपी ने भाई सर्वाइव किया है। ऐसे ही है, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।